हेलो एवरीवन। हाँ चलिए, क्या आप सभी लोग सुन सकते हैं? मुझे वॉइस आ रही है? ओके, चलो। तो आज हम लोग बात करेंगे, हालांकि आपने टाइटल तो देखा ही होगा, हिंदी भाषा के पाठ्यक्रम, रणनीति और तैयारी के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। बहुत शानदार ये सेशन जाने वाला है, मैं बता दूं आपको। बिल्कुल आपको डेप्थ में जानकारी मिल जाएगी। लास्ट में आप मुझे थैंक यू सो मच बोल के जाओगे। हालांकि इस बैच में इतने स्टूडेंट नहीं है और ये क्लास मैं रिकॉर्डिंग के बाद यूट्यूब पे डालूंगा। तो अगर आप यूट्यूब पे इसे देखेंगे, मतलब आप लोग तो अभी देख रहे हो लाइव, बट यूट्यूब पे जितने भी स्टूडेंट्स इसे देखेंगे और अगर आप देख रहे होंगे उस समय, तो मैं आपको बता दूं ये पेड क्लास की क्लास है। और जो भी चीजें मैं आज इस क्लास में कराऊंगा वो पूरा का पूरा कंटेंट मैं सिर्फ और सिर्फ पेड क्लास में कराऊंगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो अभी भी आप ले सकते हैं, अभी भी आपके पास समय है ना? चलिए। हाँ, सभी के मैसेज सो रहे हैं भाई, मुझे सभी के मैसेज सो रहे हैं, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। तो अभी अपन करते हैं स्टार्ट, बिल्कुल ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसमें, है ना? ओके। जाएगी आप तक और स्क्रीन आपको दिखने लगी होगी। अगर दिखने लगी है तो एक बार इसे जूम आउट कर लेना आप लोग। जूम आउट का ऑप्शन पहले वाले नंबर पे दिया गया होगा, वहां से इसको जूम आउट कर लेना। एंड चैट में मुझे कंफर्मेशन दे दो अगर सब कुछ क्लियरली विजिबल है तो, फटाफट से। ओके। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी भाषा की। अब हिंदी भाषा का जो टॉपिक है ये हमारा आरआरबी पीओ और असिस्टेंट दोनों के मेंस में ही आता है, जिसकी आज हम लोग बिल्कुल पूरी तरह से जानकारी लेंगे। इसका पाठ्यक्रम क्या होता है, इसकी रणनीति यानी हमारी स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है, और कैसे हमें इसकी प्रिपरेशन करना है, कैसे हमें इसकी तैयारी करना है। ठीक है भाई, मैं यशराज सिंह चौहान स्वागत करता हूं आपका फिर से वेटरन यूट्यूब चैनल पे। हालांकि यूट्यूब चैनल तो नहीं है, पेड क्लास की कहानी है, बट कोई नहीं, वेलकम कर देता हूं आप लोगों का, सभी लोगों का वेटरन पे। और ये मेरी कुछ प्रोफाइल है, इस वजह से मैं हिंदी पढ़ा रहा हूं। अगर ये प्रोफाइल नहीं होती तो शायद नहीं पढ़ा रहा होता। चलिए, तो बात करते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना क्या है विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। इधर पे अब ऐसा तो है नहीं कि आप लोग सॉल्व करोगे या नहीं करोगे, तो सबसे पहले हम कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जिन पॉइंट्स के ऊपर आज पूरे सेशन में हम लोग बात करेंगे। और इवन जब तक हमारा मेंस का एग्जाम में हिंदी का पेपर हम दे नहीं रहे होंगे, तब तक इन्हीं चीजों के बारे में हम लोग सोचेंगे और समझेंगे। ओके। सो पहला पॉइंट अगर आपने देखा होगा तो उसमें दिया गया है क्या, हिंदी भाषा का पाठ्यक्रम क्या है। तो इसके ऊपर भी बात करना है। ठीक है भाई, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है ना? सर नोट्स भी बनाने हैं क्या? नोट्स बना सकते हो बट पीडीएफ आपको मिल जाएगी, सो आई डोंट थिंक नोट्स बनाना है। आज की क्लास के तो नोट्स नहीं बनाना है। जब नोट्स बनाना होंगे उस पर्टिकुलर क्लास में मैं बता दूंगा कि इसके आप नोट्स बना सकते हो। इसमें एक छोटी सी ये जो चीज है ये याद करने वाली है या ये लिखने वाली है, इसको समझना है आपको, इसको आप स्टोर कर सकते हो कहीं पे भी नोट्स बना के। ओके। आज तो सिर्फ हम समझेंगे कैसी कैसी कहानी होती है। तो सबसे पहली चीज ये है कि हमें ये पता करना है पाठ्यक्रम क्या है। ठीक है, बातें जो भी होंगी हमारी पूरी हिंदी में होंगी। कोशिश ये करूंगा कि बहुत कम इंग्लिश में यहाँ पे यूज करूं, बहुत कम इंग्लिश का यहाँ पे उपयोग करूं। ज्यादा से ज्यादातर हम जो जो भी चीजें करेंगे यहाँ पे वो हिंदी में करेंगे। और आपको पता है कि जो भी हिंदी में इधर पे बोल रहा हूं ना आपसे, ये जो भी हिंदी में मैं बात कर रहा हूं आपसे, ये हिंदी पूरी तरह से अशुद्ध है। ये हिंदी शुद्ध नहीं है। जो हिंदी शुद्ध होना चाहिए वो शुद्ध हिंदी नहीं है जो मैं आपसे बोल रहा हूं या आप घर पे बोलते हो, है ना? तो उसमें मत रहना कि यार मैं तो घर पे हिंदी बोलता हूँ, मेरी तो हिंदी मीडियम से था मैं, और मेरी हिंदी बहुत अच्छी होगी, मेरे तो घर पे भी मेरी मदर टंग ही मतलब हिंदी है, तो मैं हिंदी चूज कर लेता हूँ। तो इस उसमें मत रहना आप, ये गलत चीज हो जाएगी अगर आप हिंदी सिर्फ इस वजह से चूज कर लेते हो। ठीक है, सो पाठ्यक्रम क्या है हमारा उसके ऊपर बात करेंगे। क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट है क्या नहीं पढ़ना है ना? पाठ्यक्रम देखेंगे, उसके बाद हम उसमें से छांटेंगे कि हमें एक्चुअल में पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, और रणनीति क्या रहनी चाहिए, और कितनी तैयारी आवश्यक है। मतलब एक होता है ना कि यार क्वांट में इतने टॉपिक पढ़ लिए,
रीजनिंग में इतने टॉपिक पढ़ लिए, या क्वांट में इस टॉपिक का पर्टिकुलर इतना पार्ट पढ़ लिया, रीजनिंग में इतना पार्ट पढ़ लिया, तो हमें लगता है कि लाइक हाँ दिस इज इनफ, इतना आवश्यक है, इतना जरूरी है, इतना हमने कर लिया है। ओके, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, सारी चीजें मैं बताऊंगा। अभी आप लोग जो भी कमेंट कर रहे हो ना, न्यूज़पेपर पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो वो सारी चीज बताएंगे ना अपन, वो यहां से बताएंगे ना कहां पढ़ना है, कहां से पढ़ना है। मतलब एक तो हमारा सेशन होगा ही होगा, उसके अलावा इस पूरे टॉपिक के ऊपर हम लोग आएंगे अभी। तो इन 5 पॉइंट्स के ऊपर इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग अपने पॉइंट नंबर 1 पे कि हमारा पाठ्यक्रम क्या है। हमारा पाठ्यक्रम क्या है। तो अगर हिंदी भाषा के पाठ्यक्रम की अगर हम बात करें तो इतने सारे हमारे पास पाठ्यक्रम, बोले तो इसका सिलेबस जो होता है, इतने सारे चैप्टर्स हैं हमारे पास, देख पा रहे हो आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, और इसमें से अधिकतर चैप्टर्स जो हैं वो मैंने लिए ही नहीं है। कुछ ऐसे भी हैं, कुछ ऐसे भी इसमें पार्ट हैं, कुछ ऐसे भी इसमें लाइक टॉपिक्स हैं जिनको मैंने लिया ही नहीं है यहाँ पे, है ना। क्यों नहीं लिया है उसका भी रीजन बताता हूं। तो ये हो गया पाठ्यक्रम। किसको डर लग रहा है इसको देख के कि इतना सारा कैसे पढ़ेंगे सर 3 महीने में? बताइए, डर लग रहा है? डर नहीं लगना चाहिए। क्यों नहीं लगना चाहिए डर, मैं बताता हूं। डर इसलिए नहीं लगना चाहिए क्योंकि अभी हमने बात की है पाठ्यक्रम की, अभी हमने बात की है पाठ्यक्रम की। अब हमें यह भी तो बात करना है क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, और सबसे विशेष चीज यही है कि क्या नहीं पढ़ना है हमें, है ना। तो सबसे पहले हम लोग ने इसके पाठ्यक्रम की बात कर ली कि हिंदी भाषा, या बोल सकते हैं कि हिंदी व्याकरण जो है, सामान्य हिंदी जिसको हम लोग बोलते हैं अपने एग्जाम में, सामान्य हिंदी नाम से आती है, उसके कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कौन कौन से पार्ट हैं हमारे पास। ओके, तो ये चीजें हो गई भाई। अब हमें सबसे पहले पता करना है हमें क्या नहीं पढ़ना है। तो हमें तत्सम तद्भव, वाक्य प्रकार, समास, संधि, अलंकार, रस, छंद, उपसर्ग, प्रत्यय, कारक, ये चीजें नहीं पढ़ना है हमें। हमें ये सारी चीजें नहीं पढ़ना है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है। ये हिंदी के पाठ्यक्रम में है लेकिन हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है। समझ में आया? तो ये ऊपर की यहां तक की चीजें अगर हम देखें तो यहां तक की चीजें हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है। एक दो क्वेश्चन तत्सम तद्भव के आए हैं एग्जाम में, बट उतना जरूरी नहीं है आई गेस ये, जितना बाकी सारी चीजें हैं। तो ये चैप्टर हमारे लिए जरूरी नहीं है। तो हमें जो पढ़ना है वो नीचे के ये जो चैप्टर बचे हुए हैं ये पढ़ना है भाई। अब नीचे के ये चैप्टर कितने रह जाते हैं? टोटल 17 काउंट किए थे मैंने, 17 में से ये 7 चले गए भाई, तो 17 में से 7 चले गए, तो बचेंगे हमारे पास 10 चैप्टर। ये हमारे पास 10 चैप्टर बचे हैं, ठीक है। अब ये जो 10 चैप्टर बचे हैं वो ये है। तो हमें पढ़ना क्या है, हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है वाक्य के शुद्ध अशुद्ध भाग का चयन, हमें पढ़ना है वर्तनी शुद्धिकरण, हमें पढ़ना है पर्यायवाची शब्द, हमें पढ़ना है विपरीत अर्थ शब्द जिसको विलोम शब्द भी बोलते हैं, हमें पढ़ना है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जिसे वाक्यांश के लिए एक शब्द बोलते हैं, जैसे हम लोग वाक्यांशों को उचित क्रम में सजाना, रिक्त स्थानों की पूर्ति, अनुच्छेद में रिक्त स्थानों की पूर्ति, मुहावरे एंड लोकोक्तियां और अपठित गद्यांश। अब ये होता क्या है इनके बारे में सुन लो। अभी कुछ तो ऊपर से क्या होगा भाई, जो हिंदी नहीं पढ़ते हैं उनके ऊपर से क्या होगा, जिनको हिंदी के बारे में हल्का फुल्का भी नॉलेज होगा, जिन्होंने अपनी पुरानी कक्षाओं में, छोटी कक्षाओं में हिंदी पढ़ी होगी, तो उनको थोड़ा बहुत तो इसके बारे में ज्ञान होगा। जिसे नहीं है उसको मैं बता देता हूं। वाक्य के अशुद्ध और अशुद्ध भाग का चयन जो होता है ना, ये हमारा होता है एक पूरा सेंटेंस दिया होगा। अब थोड़ा सा आपकी भाषा में समझाते हैं जो चीज आप लोग ने पढ़ी है। एक पूरा सेंटेंस होगा, उस सेंटेंस में आपको पता करना है, दिस इज अ काइंड ऑफ एरर करेक्शन। एरर्स आते हैं इंग्लिश में, कैसा आता है? एक सेंटेंस लिखा होता है, ए आ जाता है, फिर ऑब्लिक के बाद सेंटेंस लिखा होता है बी, फिर ऑब्लिक के बाद सेंटेंस लिखा होता है सी, और फिर ऑब्लिक के बाद सेंटेंस डी, और फिर ऑब्लिक के बाद हमारा लिखा होता है नो एरर। यही आता है ना, है ना। तो यहां पे ए बी सी डी ई ना लिख के वो आ बा सा दा भी लिख सकता है, या रा ला वा ये भी लिख सकता है ना, या का ख ग घ ड़ भी लिख सकता है। तो इस तरह से ये चीजें ऑप्शन में लिख सकता है, लेकिन हम थोड़ा सा समझने के तरीके से समझते हैं। यहां पे कोई वाक्य लिख दिया, मतलब एक पूरा ही सेंटेंस है ये, लेकिन वाक्य के इन पार्ट में हमें एक चीज ऐसी है जो कि यहाँ पे अशुद्ध है, जो कि एरर है, उसे फाइंड करना है। और अगर कोई भी एरर नहीं है तो यहाँ पे वो लिख देगा त्रुटि नहीं है, कोई भी त्रुटि नहीं है, कोई भी त्रुटि नहीं पाई गई, यानी कि नो एरर, है ना। तो वाक्य में अब ये दो तरह से पूछ सकता है।
अब ये चार तरह से इसको सेपरेट कर दिया। अब ये पूछता है कि वाक्य में अशुद्ध वाला चीज बताओ, या वो ये भी पूछ सकता है कि ये पूरे चार पार्ट में शुद्ध वाली चीज बताओ कि शुद्ध क्या है। ठीक है, अशुद्ध एंड शुद्ध, क्लियर। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि सर आपने तो शुद्ध ही गलत लिखा है इधर पे, आप तो हिंदी पढ़ाने चल रहे हैं, ये शुद्ध ही गलत लिखा है, शुद्ध को ऐसे लिखा जाता है, शुद्ध को ऐसे लिखा जाता है। एक्चुअल में मैंने जो हिंदी के फॉन्ट लिए थे यहाँ पे ना, मैंने इसलिए पहले ही करेक्ट कर दिया भाई, मैंने हिंदी के जो फॉन्ट लिए थे उसमें ये ऐसा ही आ रहा था, बट मुझे वो फॉन्ट थोड़े से अजीब से लग रहे थे, मुझे अपने एक्चुअल फॉन्ट चाहिए थे जो मैं डेली यूज करता हूँ अपनी क्लास में। तो मुझे पता था कि ये कोई ना कोई महान वैज्ञानिक बोलेगा, क्लास में तो नहीं बोलेगा, हालांकि क्लास जब डल जाएगी फिर महान वैज्ञानिक बाहर से आके बोलते हैं कि यार इनको तो शुद्ध लिखना नहीं आता, ये क्या हिंदी पढ़ाएंगे, है ना। तो मैंने बता दिया भाई ये फॉन्ट की गड़बड़ है, ये मेरी गड़बड़ नहीं है। चलो बहुत बढ़िया। तो आपको पता पड़ गया कि जो पहला वाला पॉइंट हमें जो पढ़ना है, पहला टॉपिक। अब देखो पहला टॉपिक इजी हो गया ना, जब हमने उस टॉपिक के बारे में समझ लिया तो ये टॉपिक हमारे लिए इजी हो गया, और जब हम पढ़ेंगे तब की तब देखेंगे, अभी तो हमें इजी हो गया, इसका मतलब समझ में आ गया कि वाक्य के शुद्ध अशुद्ध भाग का चयन करना है हमें। ओके ठीक, अच्छा। अब आ जाता है वर्तनी शुद्धिकरण, इसको शुद्धिकरण भी बोल देते हैं या वर्तनी शुद्धि भी बोल देते हैं। अब वर्तनी शुद्धि क्या होता है? वर्तनी शुद्धि इज लाइक, ये होता है हमारा एक तरह से स्पेलिंग एरर, ये हमारा क्या होता है? स्पेलिंग एरर। अब स्पेलिंग एरर क्या होता है? अगर मैं स्पेलिंग एरर की बात करूं और मैं लिख दूं ये, अब बताइए इसमें वर्तनी शुद्धिकरण है कि अशुद्धिकरण है? ये वर्तनी अशुद्धिकरण है, इसकी वर्तनी गलत है, इसकी वर्तनी अशुद्ध है, क्योंकि यशराज ऐसे लिखा ही नहीं जाता है, यशराज लिखा जाता है ऐसे। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? अगर मैं बोल दूं ये, अब इसमें अशुद्धिकरण है कि नहीं? बिल्कुल है, क्योंकि पुष्पराज ऐसे नहीं लिखा जाता, पुष्पराज लिखा जाता है ऐसे। समझ में आ रहा है? ये चीज, ये हमारी वर्तनी शुद्धिकरण के अंदर आती है, वर्तनी अशुद्धिकरण के अंदर आती है। वो शुद्धिकरण टू अशुद्धिकरण या अशुद्धिकरण से शुद्धिकरण दोनों ही पूछ सकता है आपसे, वो दोनों ही पूछ सकता है आपसे। अगला देखो, पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? पर्यायवाची शब्द होते हैं हमारे वो शब्द जिसको मैं हिंदी में इंग्लिश में बता दूं, पर्यायवाची होते हैं आपके सिनोनिम्स। ओके, और विपरीत अर्थ शब्द होते हैं हमारे, विपरीत अर्थक शब्द होते हैं, विलोम शब्द भी बोलते हैं इनको हिंदी में, विलोम शब्द, और इसका मतलब होता है एंटोनिम्स। ओके, ये हो जाते हैं हमारे सिनोनिम्स और ये हो जाते हैं हमारे एंटोनिम्स। ओके, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या फिर वाक्यांश के लिए एक शब्द, उधर पे आपको हेडिंग दी जाएगी, ऊपर निर्देश, निर्देश मतलब होता है डायरेक्शन दिया जाएगा, और उस निर्देश में लिखा जाएगा कि अनेक शब्दों के लिए, निम्नलिखित अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताइए, है ना, या वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताइए। इसका मतलब होता है सिंपली वी कैन से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ओके, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ओके, बहुत बढ़िया। वाक्यांशों को उचित क्रम में सजाना, ये होता है पैरा जंबल। इंग्लिश में पैरा जंबल किया हो ना, किया होगा। पहला सेंटेंस आपको एक फिक्स दे देते हैं, लास्ट वाला फिक्स दे देते हैं, और बीच के ABCDEF इनको जंबल्ड करना पड़ता है। तो ये वाक्यांशों को उचित क्रम में सजाना, ये हमारा पैरा जंबल होता है। इसी तरह से होता है हमारा वाक्यांशों को उचित क्रम में सजाने में ही हमारा आ जाता है रिफ्रेजमेंट वाला। रिफ्रेजमेंट में क्या होता है कि ऐसा ही सेंटेंस होता है आपके पास, और इस सेंटेंस को हमें क्या करना पड़ता है? ABCDE के फॉर्म में सही तरीके से सजाना पड़ता है, यानी उचित क्रम में सजाना पड़ता है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन हमारे पास आ सकते हैं। तो ये हमारा वाक्यांशों के उचित क्रम में, यानी वाक्यांशों को उचित क्रम में सजाने वाले ही टॉपिक में आएगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति, ये हमारी सिंगल फिलर भी बोल सकते हैं इसको हम लोग, इंग्लिश में जो हमारा आता है सिंगल फिलर्स, या फिर डबल फिलर्स भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। वैसे एग्जाम में सिंगल फिलर्स ही पूछा गया है, लेकिन वो डबल फिलर्स भी पूछ सकता है आपसे। तो ये हमारे एक्चुअल में रिक्त स्थानों की पूर्ति होती है, फिलर्स। एक सेंटेंस दिया जाएगा और उस सेंटेंस में एक ब्लैंक दे दिया जाएगा, और उस ब्लैंक को आपको फिल करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस, जो भी ऑप्शंस आपको वहां पे दिए गए होंगे। ओके, नाउ अनुच्छेद में रिक्त स्थानों की पूर्ति। अब अनुच्छेद का मतलब क्या होता है? अनुच्छेद होता है आपका एक पूरा पैसेज, एक पूरा का पूरा पैराग्राफ, है ना, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्लोज टेस्ट। अच्छा, समझ पा रहे हो ना क्या क्या चीजें हो रही हैं? उस चीज को कनेक्ट कर पा रहे हो ना? कनेक्ट कर पा रहे हो?
चलो भाई, तो अनुच्छेद में क्या आ जाता है? अनुच्छेद में रिक्त स्थानों की पूर्ति अगर वो पूछेगा तो वो हो जाता है हमारा क्लोज टेस्ट। अब आ जाते हैं भाई मुहावरे एवं लोकोक्तियां। अब देखो मुहावरे क्या होते हैं और लोकोक्तियां क्या होती हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये देखने में सेम लगते हैं, लेकिन मुहावरे होते हैं जो एक्चुअल में हम लोग बोल सकते हैं जो कवि लेखक या वो ऐसी चीजें हैं जो हम लोग बुक्स में भी यूज होती हुई देख लेंगे। लेकिन लोकोक्तियां ऐसी चीज होती हैं जो कि एक एक पर्टिकुलर जगह से, एक छोटे से स्मॉल टाउन में एक कहावत, जो कहावत होती है, हमारे बूढ़े बुजुर्ग बोलते हैं ना, कहावतें जो होती हैं, वो उस टाइप की जो चीजें होती हैं वो होती हैं लोकोक्तियां। कैसी होती हैं, क्या होती हैं, आगे मैंने एग्जांपल भी लिए हैं, सो टेंशन नहीं लीजिएगा। मुहावरे होते हैं हमारे कुछ अलग तरह से। अब मुहावरे कैसे होते हैं? जैसे दिन में तारे दिख जाना, दिन में तारे दिख जाने का मतलब ये मुहावरे हैं, है ना। लोहे के चने चबाना, ये मुहावरे हैं जिनका एक वैल्यू जो है या इनकी जो मीनिंग है वो एक्चुअल है। बट कहावतें क्या होती हैं? कहावतें आपके जगह से, आपके स्थान से रिलेट करती हैं। जैसे मान के चलो मैं बुंदेलखंड में रहता हूं तो बुंदेलखंड में एक अलग कहावत बोली जाएगी, है ना। हो सकता है हरियाणा में कुछ अलग ही कहावत बोली जाती है ना। और हमारी छोरी क्या छोरों से कम है, ऐसी कोई, ये जो क्या है, ये कहावत ही तो है एक, है ना, ये कहावत ही है, इसे बोलते हैं हम लोग लोकोक्तियां। ओके नाउ, अब आ जाता है अपठित गद्यांश। अब अपठित गद्यांश, अब यहां पे मत बोल देना कि गद्यांशी सर ने गलत लिखा है, गद्यांश ऐसे लिखा जाता है। ओके, अपठित गद्यांश। ओके, सो अपठित गद्यांश क्या होता है? दिस इज एक्चुअल में आरसी होता है। ये आरसी बोले तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। ओके, ये क्या होता है? हमारा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन होता है। अब रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का मतलब क्या हो गया? रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का मतलब हो गया कि आपको पहले एक बहुत बड़ा सा एक पैसेज दिया जाएगा, एक गद्यांश दिया जाएगा जिसे आपको पढ़ना पड़ेगा, और उसमें से पढ़ के उससे सेंस निकाल के आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए होंगे, वो क्वेश्चन आपको करना पड़ेंगे, जैसे हम लोग इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के करते हैं। समझ में आया? ओके, हाँ। और ये भी बोल सकते हैं लोग कि यार इधर पे तो अपठित ही गलत लिख दिया सर ने, तो भाई अपठित गलत नहीं लिखा, मैंने बताया तुमको, फॉन्ट अपठित हमारा ये होता है। ठीक है, तो उस चीज की तुम लोग टेंशन मत लेना। अपन ने अगर ये चीज कर भी दी तो हम लोग को वर्तनी शुद्धिकरण मिल गया ना, एक क्वेश्चन एग्जाम्पल, एक वर्तनी शुद्धिकरण मिल गया ना, ये हमारा होता है अपठित। ओके, ठा ठटेरे वाला और ता तरबूज वाला, अपठित गद्यांश। चलो बहुत बढ़िया। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें पढ़ना है। अब एक एक करके इसको डिटेल में बताता हूं विद एग्जांपल, कुछ इनके उदाहरण के साथ। अब पहला पॉइंट हमारा था वाक्य के शुद्ध और अशुद्ध भाग का चयन करना। तो पहला मैंने ये ले लिया, वाक्य शुद्ध और अशुद्ध भाग का चयन करना था ना, तो पहला टॉपिक यही है। ये हमें सीखना है पूरा डिटेल में, कैसे कैसे सीखा जाता है और क्या क्या चीजें इसमें सीखी जाती हैं, वो सारी चीजें हम लोग सीखेंगे। अब जैसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये दिया गया है, पहला प्रश्न हमको दिया गया है, अशुद्ध वाक्य क्या लिखा है? अशुद्ध वाक्य लिखा है, पैंट सिल गया है पर बटन नहीं टका है। टका मतलब होता है कि जब बटन को हम सिलाई करते हैं ना, बटन को टांकते हैं, बटन को टांका जाता है, बटन को चिपकाया नहीं जाता है, बटन को टांका जाता है सुई और धागे से, है ना। तो पैंट सिल गया है पर बटन नहीं टका है। अब इसका मतलब क्या है? अब इसकी मेन एक्चुअल में तो जो फील आ रहा है गलत तो आ रहा है भाई। अब अशुद्ध के सामने लिखा है तो गलत तो हो गई, ये तो आपको पता पड़ रहा है, लेकिन गलत है क्या? और अगर हम उसको शुद्ध करेंगे तो वो शुद्ध होगा कैसे? शुद्ध ये होगा, अगर मैं इसको ऐसे सेपरेट कर दूं इन चीजों को, और इसको ए बोल दूं, इसको बी बोल दूं, इसको सी बोल दूं, इसको ई सॉरी डी बोल दूं, और यहां पे एक मैं ई बोल दूं, जिसको मैं बोल दूं त्रुटि रहित। त्रुटि रहित मतलब कोई भी त्रुटि इसमें नहीं है ना, ऐसे मैं लिख सकता हूं। तो यहां पे मुझे पता करना पड़ेगा कि अगर गड़बड़ है तो कहां है, और मोर देन वन भी गड़बड़ हो सकती है, एक से ज्यादा भी गड़बड़ हो सकती है, इसलिए मैंने इसको सेंटेंस के फॉर्म में लिया है, इसको मैंने सेपरेट नहीं किया है। ओके, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि पैंट सिल गया है पर बटन नहीं टका है, यानी इसको जब शुद्ध तरह से पढ़ेंगे तो कैसे बोला जाएगा कि पैंट सिल गई है, यानी कि जैसे ही तुमने ये गया का गई पढ़ा तो तुमको क्या पता पड़ गया कि कहीं ना कहीं यहां पे सर्वनाम जो है वो इफेक्ट कर रहा है। सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम यानी प्रोनाउन, यानी हमें प्रोनाउन की नॉलेज होना चाहिए, स्त्रीलिंग पुल्लिंग की नॉलेज होना चाहिए। समझ में आ रहा है? स्त्रीलिंग पुल्लिंग्स की भी हमें क्या होना चाहिए? नॉलेज होना चाहिए। ओके, सो दिस इज क्या लिखा है? पैंट सिल गई है पर बटन नहीं टके हैं। समझ में आ रहा? टके हैं। अब देखो यहां पे ये है, क्या है? ये है, और ये क्या है? हैं। तो सही वर्ड क्या है? हैं।
टंका नहीं आएगा, टंके आएंगे। समझ में आ रहा है ये चीज? ये छोटी छोटी चीज है। अब यहां पे तुमको पता है कि यहां पे ध्वनि का भी रोल है, इसमें ध्वनि का भी रोल है। समझ में आ रहा है? अब देखो, अब आप बोल रहे हो कि यहां पे हमेशा ही है आएंगे क्या? नहीं, पैंट सिल गई है पर बटन नहीं टके हैं। अब अगर मैं तुमसे बोलता हूं कि मैंने अपनी कमीज पर एक बटन टका है, या है, मैंने अपनी पैंट में एक बटन टका है नहीं, उस समय है आएगा। समझ में आ रहा है ना? तो पढ़ के भी समझ में आती हैं ये सारी चीजें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूरा ही है, इसमें मैंने एक चीज ऐड की है ज्यादा, उसको देखिएगा आप। आपके एक एक शब्द प्रभावशाली हैं। सुनना बहुत ध्यान से। आपके एक एक शब्द प्रभावशाली हैं। ओके, आपका एक एक शब्द प्रभावशाली है? नहीं भाई, ये नहीं, ये वाला तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि आपका, ये आपका ही जो वर्ड है ना, इसको क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है कि आपका एक एक शब्द प्रभावशाली है होना चाहिए ना। आपका एक एक शब्द जो है वो प्रभावशाली है। क्या है? शब्द है, शब्द है। तो शब्द क्या है? एक ही शब्द है ना। अब यहां एक एक जरूर लिखा है, लेकिन ये है नहीं होंगे। है लगेगा हमारा किसके संग? जब ये हमारा प्लूरल हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। और है लगेगा किसके संग? जब ये हमारा एक वचन हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर हुआ? तो अगर मैं आपको इसको थोड़ा सा और डिटेलिंग में बताऊं, तो और डिटेल क्या होती है इसकी, जैसे मैंने आपको बताया कि एक वचन यानी कि सिंगुलर और बहुवचन यानी कि प्लूरल, इससे हमें पता पड़ता है, क्या पता पड़ता है? राम और श्याम खेल रहे हैं। सही है? राम और श्याम खेल रहे हैं? नहीं, राम खेल रहा है। राम एक अकेला है, एक वचन है, तो वो खेल रहा है। राम और श्याम दो लोग हो गए थे, बहुवचन हो गए थे, इसलिए बहुवचन में है लगा देते हम लोग, और एक वचन में हमारा है लग जाता है। क्लियर हुआ? समझे? अब देखो, आपके एक एक शब्द प्रभावशाली हैं। ठीक है भाई, मान लिया आपका एक एक शब्द प्रभावशाली है। नहीं भाई, ये एक एक शब्द यानी किसको सेटिस्फाई कर रहे हो? एक वचन को, यानी कि दिस इज रॉन्ग। अगला देखो, आपका एक एक शब्द प्रभावशाली है, दिस इज करेक्ट। ये करेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा करेक्ट? उसका मीनिंग भी तुमको समझ में आ गया होगा। वो इसलिए करेक्ट नहीं होगा क्योंकि शब्द जो वर्ड यहाँ पे, एक एक शब्द जो इधर पे जो शब्द है, वो हमारा एक वचन को प्रमोट कर रहा है, और एक वचन के लिए है नहीं, है आता है। बुझे? एक छोटा सा यहां पे क्या था? एरर था, और यही छोटा सा एरर आपको पकड़ना है। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब पहला वाला पॉइंट पढ़ लिया हमने, अब आ जाते हैं वर्तनी शुद्धिकरण में। अब वर्तनी शुद्धिकरण क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, और आपने इसमें से बहुत सारी गलतियां अपनी दैनिक जीवन लाइफ में देखी होंगी। दैनिक जीवन लाइफ का मतलब तो कुछ नहीं होता है, दैनिक जीवन में आपने बहुत सारे ऐसे शब्द देखे होंगे जो लोग गलत यूज कर रहे हैं। उनकी दुकानों पे भी ऐसा लिखा होता है, उनके नामों में भी आपने देखा होगा। अब बताओ, दुकानों और नामों में मैंने क्या गलती कर दी लिखने में? दुकानों और नामों, समझ रहे हो? ये जो अंक की बिंदी है ऊपर, इसमें मैंने गलती कर दी थी। ये भी वर्तनी शुद्धिकरण का क्या है? भाग है। ओके, चलो, तो यहां पे हमें पता करना है कि कौन सा वाला शुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है, और ये मैंने उल्टे सीधे लिखे हुए हैं। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, त्रिपुरारी ये वाला सही है या त्रिपुरारी ये वाला सही है? कौन सा त्रिपुरारी सही है? लेफ्ट वाला? अब ये, इसको मैं लेफ्ट बोल देता हूं, इसको राइट बोल देता हूं, तो तुम लोग बहुत अच्छे से बता पाओगे। त्रिपुरारी ये लेफ्ट वाला सही है या त्रिपुरारी ये वाला सही है? हमें शुद्ध बताना है, शुद्ध कौन सा है? लेफ्ट वाला शुद्ध है। अच्छा, बताओ। राइट वाला? राइट वाला?
देखो, ये जो त्रिपुरारी है ना, ये गलत है हमारा, ये अशुद्ध है, और ये जो त्रिपुरारी है ना, ये हमारा सही है। समझ में आ रहे हो? अब ऐसी चीजें हम लोग कहां से सीखेंगे, वही तो मैं बात कर रहा हूं। एक दिन पूरी क्लास हमारी चलेगी इस टॉपिक के ऊपर, एक दिन पूरी क्लास चलेगी इस टॉपिक के ऊपर। इसमें जो भी गलती करा रही हैं चीजें और जो भी सही करा रही हैं चीजें, ये क्या होती हैं? ये चीजें होती हैं हमारी मात्राएं, यानी हमें मात्राएं पढ़ना भी जरूरी है। समझ में आया? जो भी गलती करा रही हैं चीजें, वो क्या करा रही हैं? मात्रा ही तो करा रही हैं। ये है त्रिपुरारी और ये है त्रिपुरारी। ये गलत है, ये सही है। ओके, अब अगला देखो, ये दवाइयां हैं और ये दवाइयां हैं। दवाइयां, दवाइयां, तो सही वर्ड होता है हमारा ये वाला। लेकिन अधिकतर तुमने मेडिकल स्टोर की दुकान देखी होगी ना, वहां पे तुमको ये लिखा मिलेगा, जो कि गलत है पूरी तरह से। दवाइयां गलत, बड़ी ई की नहीं आएगी इसमें मात्रा, इसमें छोटा ई आता है, बड़ा ई नहीं आता इसमें। समझ में आया? अब आगे देखो, ये है दिया सलाई। दिया सलाई का मतलब जानते हो? दिया सलाई का मतलब होता है माचिस। दिया सलाई का मतलब होता है माचिस। ओके, तो दिया सलाई ये गलत है, दिया सलाई, क्योंकि दिया सलाई में दिया, दिया जो है ना, ये आता है छोटी ई की मात्रा वाला, और इसमें जो लास्ट में ई लगा होता है वो बड़ी ई आता है। ई मतलब ईख वाला। ईख मतलब क्या होता है? ईख की पर्यायवाची बताओ। ईख की पर्यायवाची है गन्ना। समझ में आया? तो यहां पे हमको क्या पता पड़ा कि यहां पे जो, अब ये चीज तुम लोग बहुत देखना, अभी शाम को निकल जाना, एक बार इस क्लास के बाद एक बार बाहर टहलने निकल जाना, कोई भी मेडिकल स्टोर देखना जहां पे लिखा होगा दवाइयां ही दवाइयां, वो दवाइयां अधिकतर लोग ऐसे लिख रहे हैं, जबकि एक्चुअल वर्ड ये होता है। समझ में आ रहा है? अब देखो यहां पे है निरीक्षण। निरीक्षण, निरीक्षण, ये गलत है। निरीक्षण हमारा सही होता है। निरीक्षण मतलब किसी चीज को देखना, चेक करना उस चीज को, है ना? अच्छा, ये है नुपुर। नुपुर ये गलत है, नुपुर गलत, ये सही है हमारा नुपुर। नुपुर, नुपुर गलत है, नुपुर सही है। ठीक है, ये लोगों के नाम भी हो सकते हैं ये चीज। अच्छा, प्रतिलिपि, अब देखो मैंने सही पढ़ दिया, ये है प्रतिलिपि। ये क्या लिखा है? ये, इसको अगर ध्यान से पढ़ोगे तो प्रति बड़ी की मात्रा का स्वर ज्यादा आएगा, और लिपि, प्रतिलिपि, यहां पे क्या चीज आ रही है? मात्राएं तो आ ही रही हैं, साथ ही साथ में ध्वनि का भी ज्ञान हो रहा है ना। अगर आपको ध्वनि, अगर आपके जो बोलने की चीजें हैं या सुना होगा कहीं, तो ये चीजें क्या है? प्रतिलिपि, यानी कि प्रतिलिपि नहीं होता है, प्रतिलिपि होता है। क्या होता है? प्रतिलिपि। और प्रतिलिपि का मतलब होता है कॉपीज। ओके, प्रतिलिपि, प्रतिलिपि। ओके, क्योंकि लिपि जो होता है वो हमारा ऐसे ही लिखा जाता है। लिपि मतलब क्या होता है? लेख। लिपि मतलब लेख, जैसे देवनागरी, ये लिपि है हमारी एक, है ना? ये सारी चीजें। तो ये वर्तनी शुद्धि का भी मतलब तुमको समझ में आ गया। अब आ जाते हैं अगला। अब है हमारा क्या? पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द जैसा कि मैंने आपको बताया था, सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब सेम अर्थ जो हमारे दे देते हैं, समान अर्थ जो दे देते हैं। अटखेली, अब अटखेली वर्ड आ जाएगा तुम्हारे पास, क्वेश्चन आ जाएगा कि अटखेली शब्द का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है? तो तुम क्या करोगे? वहां पे एक ऑप्शन आपको ये दे दिया, एक ऑप्शन आपको ये दे दिया, एक ऑप्शन आपको ये दे दिया, सॉरी ये तो देंगे नहीं, इससे तो आप तो समझ ही जाओगे, ये नहीं हो सकता। एक ऑप्शन आपको दे दिया ये वाला, एक ऑप्शन दे दिया ये, और एक ऑप्शन दे दिया ये, और एक ऑप्शन दे दिया ये। 5 ऑप्शन दे दिए, 5 ऑप्शन आते हैं। ओके, 5 ऑप्शन आते हैं कि अटकेली का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो अब तुमको ये 5 ऑप्शन दिए गए हैं, कौतुक, जीवनोदक, अनर है, और ये तुम्हारा मंशा और शस्त्रार्जुन। अब तुमको पता करना पड़ेगा भाई कि गलत कौन सा है या सही कौन सा है। अब तुमको जब तक ये चीजें याद नहीं होंगी तो पता ही नहीं कर पाओगे ना, याद नहीं होंगी। और दूसरी चीज, अगर आपने इस चीज की प्रैक्टिस नहीं की होगी, अगर प्रैक्टिस की होगी तो डेफिनेटली आप इसे कर लोगे। ओके, अब ये, अभी तो हम ये बता रहे हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या है, अभी तो हम यही बात कर रहे हैं ना कि हमें पढ़ना क्या क्या है। अभी मैं ये भी तो बताऊंगा कि कहां से पढ़ना है, ये भी तो है ना कि कहां से पढ़ना है। इस टॉपिक पे भी तो आएंगे ना अभी हम लोग। तो अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या है और ये चीजें होती क्या है।
एक्चुअल में उसके अंदर जाके देख रहे हैं, डेप्थ में जो हमें पढ़ना है उसके अंदर की जानकारी भी तो होना चाहिए ना हमारे पास, कि अंदर उसमें होता क्या है, एक्चुअल में चीजें होती क्या है उसमें, समझ रहे हो। तो यहां पे क्या बोलता है, अटखेली। अटखेली का मतलब होता है कोई ऐसा इंसान जो कि थोड़ा सा नॉटी हो, चुलबुला हो, चंचल हो, समझ रहे हो, जॉली किस्म का इंसान हो। अटखेली का मतलब होता है उछल कूद, खेल कूद, चुलबुलापन, चुलबुला इंसान। काफी लोग देखे होंगे, एक उदाहरण देता हूं तुमको, एक ऐसी ही हस्ती का, क्या नाम था उसका, नाम याद नहीं आ रहा उस लड़की का, बिग बॉस में थी वो, क्या नाम था उसका, अभी देखो बिग बॉस बोला मैं, तुम लोग बता दोगे वो लड़की क्या थी यार, सिद्धार्थ के साथ में थी, उसका नाम क्या था, शहनाज गिल। अब वो क्या थी, वो अटखेली थी। शहनाज गिल जो थी वो अटखेली थी। क्यों थी, क्योंकि उसमें क्या था, वो जो चीज थी उसके अंदर, जो चीज थी वो क्या थी, चुलबुलापन था, खेल कूद, मतलब उछल कूद करती रहती थी, हंसी मजाक करती रहती थी, क्रीड़ा करती रहती थी, कौतुक, ये वर्ड थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, कौतुक। ओके, तो ये सारे हमारे अटखेली के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अमृत, अब अमृत आपने काफी सुना है, अमृत मतलब एक ऐसी चीज जो कि पॉजिटिव है। अमृत, अगर मैं तुमसे पूछूं अमृत जो है, अमृत का जो एंटोनिम्स होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, विष, जहर। लेकिन अमृत तो एक पॉजिटिव चीज है, एक ऐसी चीज जो कि शायद, और ये चीज हमने सुनी हुई है कहीं ना कहीं, अगर हमने देखा होगा तो मुझे एक अमृत पान करने का अवसर मिल गया। अमृत मतलब एक ऐसी चीज जो शायद सभी लेना चाहते हैं। अमृत का मतलब हो गया अमे पीयूष अमी मधु सोम सुधा सर भोग जीव नोदक। ये सारे अमृत के हमारे क्या हैं, पर्यायवाची शब्द हैं। ओके, अयोग्य, अब अयोग्य वर्ड आपको पता है कि अयोग्य मतलब क्या होता है, अयोग्य मतलब जो कि इलिजिबल नहीं है, मतलब समझ में आ गया ना, जो कि हमारा ऐसा पर्सन है जो कुछ नहीं कर सकता, जिसके पास कुछ है ही नहीं, जिसके पास क्या नहीं है, जिसके पास योग्यता नहीं है ना। तो इसका पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, एक तो देखो योग्यताहीन, ये हमने बता दिया था, योग्यताहीन, नालायक, नाकाबिल, नकारा, ऐसा वर्ड भी आ सकता है, नकारा, नाकारा, है ना। अनर्ह, अब ये वाला जो वर्ड है ना, ये थोड़ा सा याद करने में दिक्कत होगी। अनर्ह, अनर्ह, अगर मैं तुमसे बोलूं ये जो शब्द लिखा है इसको कैसे पढ़ोगे, तो अर्ण नह, अर्ण नह, यानी ऊपर जो ये रा लगा होता है वो उस पर्टिकुलर उस वर्ड के पहले बोला जाता है, उस स्वर के पहले बोला जाता है, उस व्यंजन के पहले बोला जाता है, उस वर्ण के पहले बोला जाता है, समझ में आ रहा है। और यहां पे हमारे पास जो शब्द दिया है वो अनर्ह दिया है, अनर्ह, अनर्ह। ओके, सो कुछ इस तरह से पढ़ा जाएगा उसे। आगे देख लेते हैं भाई, अभिप्राय का मतलब क्या होता है, अभिप्राय का मतलब, अभिप्राय का मतलब ये होता है कि लाइक मुझे जो भी हम हिंदी पढ़ रहे हैं इसका अभिप्राय ये है कि ये सारे के सारे जो भी टॉपिक मैं बता रहा हूं ये हमारे एग्जाम में आना निश्चित है। निश्चित का मतलब कि निश्चित, निश्चित का मतलब डेफिनेटली आएंगे। अभिप्राय क्या, मैं जो भी बातें बता रहा हूं उसका अभिप्राय ये है, उसका मतलब ये है ना, उसका मतलब ये है, यानी अभिप्राय का मतलब होता है मतलब, अर्थ, उसका मीनिंग, बुझे। तो अभिप्राय का मतलब होता है तात्पर्य, ये वर्ड सुना होगा, मतलब, अर्थ, मंतव्य, मंशा, तुम्हारी मंशा क्या है पार्थ। श्री कृष्ण अर्जुन से पूछते हैं कि आप अपनी मंशा बताइए पार्थ। तो अर्जुन कहता है कि मुझे युद्ध नहीं करना है, मैं नहीं चाहता कि मैं अपने भाइयों को अपने इस युद्ध के मैदान में कुछ ऐसा करूं जो शायद मेरे को शोभा नहीं देता, है ना। तो श्री कृष्ण बोलते हैं इसके पीछे आपकी मंशा क्या है, आप क्यों डर रहे हो, आप क्यों चिंतित हो, मैं हूं ना आपके साथ। तो श्री कृष्ण का अभिप्राय क्या था, या उन्होंने पूछा अर्जुन से कि अर्जुन तुम्हारा अभिप्राय क्या है, तुम क्यों नहीं करना चाहते हो, ये तुम्हारी मंशा क्या है, तुम्हारी इच्छा क्या है ना। तो ये मंशा, उद्देश्य, तुम्हारा उद्देश्य क्या है, विचार, तुम्हारा विचार क्या है, आशय, इस चीज से क्या मतलब निकलता है, आशय, प्रयोजन, ये चीज जो तुम कर रहे हो ये इसका प्रयोजन क्या है, समझ रहे हो। प्रयोजन का मतलब क्या, कि जो भी चीज तुम कर रहे हो उसके पहले की चीज, मतलब इसको तुम जो बता रहे हो इसका मतलब, तात्पर्य, प्रयोजन, आशय, अर्थ, मंतव्य, मंशा, उद्देश्य, विचार क्या है, समझ रहे हो। अब आ गया अर्जुन। अब अर्जुन जो है ये वही अर्जुन है जो आप अर्जुन समझ रहे हो, ये वही अर्जुन है जो श्री कृष्ण के साथ में थे, जिस रथ पे ये अर्जुन थे, जिसके सारथी जो थे वो श्री कृष्ण थे। तो ये वही अर्जुन है, महाभारत वाले अर्जुन है ये। तो इनकी अर्जुन की जो परिभाषा है या फिर पर्यायवाची शब्द है इनकी क्या है, इनकी पर्यायवाची शब्द है भारत। इनका नाम, इनको अर्जुन को हे भारत, श्री कृष्ण कभी कभी इनको बुलाते थे हे पार्थ,
हे धनंजय, क्या है आपके अंदर जो आपको इतना ज्यादा कौतुक कर रहा है? ऐसी क्या चीज है? ऐसी क्या चीज है जो आपको इसका मुझे इसकी आपकी मंशा क्या है जो आपको इतना कौतुक बना रही है? कौतुक मतलब आपको इतना अटखेला बना रही है। ऐसी क्या चीज है जो आप इतना चुलबुला रहे हैं? है ना? हे पार्थ, हे सहस्त्र अर्जुन, ये क्या चीज है? ऐसी चीजों से मतलब वो उनका क्या होता था, एक कन्वर्सेशन होता था, है ना? तो अर्जुन को बोला जाता है भारत, गुडाकेश, पार्थ, सहस्त्र अर्जुन और धनंजय। ये सारे के सारे जो अर्जुन के हैं नाम हैं। ओके, तो अभी तो सिर्फ हम लोग एग्जाम्पल समझ रहे हैं कि इनकी चीजें होती क्या है, और जब हम एक्चुअल में ये चीजें पढ़ेंगे कितना मजा आने वाला है। कैसे सीखेंगे हम लोग? बहुत बढ़िया तरीके से सीखेंगे हम लोग। ओके, चलो आगे आते हैं। फिर आगे क्या दिया गया है हमारे पास? ओके, नाउ अब आ जाते हैं हम लोग विपरीतार्थक शब्द, जिसको हम लोग ने क्या बोला था, जिसको हम लोग बोलते हैं विलोम शब्द भी बोलते हैं हम लोग। विलोम शब्द, विपरीतार्थ शब्द, ये सारे के सारे सेम ही होते हैं, और एक्चुअल में इनको बोलते हैं हम लोग एंटोनिम्स। एक्चुअल में तो यही बोलते हैं, एंटोनिम्स तो बहुत बाद में आया, पहले तो हम लोग ने हिंदी पढ़ने स्टार्ट की थी ना। हाँ चलो, तो अब जैसे एक शब्द है और उसका वो विपरीत है, जैसे मान के चलो ये शब्द है और ये इसका विपरीत शब्द है। ओके, ये इसका विपरीत शब्द है, या फिर हम बोल सकते हैं कि अगर ये शब्द है तो इसके सामने जो लिखा है ये इसका विपरीत शब्द है। ये मान सकते हो ना? अगर प्रभु है, अगर प्रभु तुमको शब्द दिया है, तो प्रभु का जो शब्द होता है विपरीत अर्थ में वो होता है दास। प्रभु, एज अ प्रभु को हम लोग बोल सकते हैं। अच्छा, अगर मैं तुमसे पूछूं कि प्रभु की जो हमारी पर्यायवाची है वो क्या हो सकती है? प्रभु की पर्यायवाची क्या तुम्हारी नृप नहीं हो सकती? क्या प्रभु की पर्यायवाची राजा नहीं हो सकती? है ना, हो सकती है ना? क्या प्रभु की पर्यायवाची स्वामी नहीं हो सकती? प्रभु की पर्यायवाची भगवान, ईश्वर, परमात्मा नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। तो प्रभु का पर्यायवाची शब्द दास है। दास का पर्यायवाची, सॉरी, प्रभु का विपरीत शब्द यानी विलोम शब्द जो है वो दास है, और दास का पर्यायवाची शब्द तुम्हारा रंक है ना? समझ में आ रहा है? चलो, अच्छा ये हो गया। बाढ़ का विपरीत शब्द क्या है? सूखा। मानव, दानव। मानव है तो दानव है। मानव एक मनुष्य है, दानव एक राक्षस है। मानव का विपरीत शब्द हमारा दानव हो जाएगा, मनुष्य का विपरीत शब्द राक्षस हो जाएगा। ओके, लोभ, संतोष। लोभ का मतलब क्या होता है? लोभ का मतलब अब मैं बताता हूं। संतोष का मतलब, संतोष मतलब कि मेरे पास आज कुछ भी है ना, मैं उस चीज में संतोष से रहता हूं। मतलब मैं अपने जो भी चीज मेरे पास है उस चीज से मैं संतोष में रहता हूं, का मतलब मैं सेटिस्फाइड हूं जितना भी मुझे ऊपर वाले ने दिया है। लेकिन लोभ का मतलब क्या होता है कि मेरे पास जितना भी होता है ना, मैं दूसरी चीजों के लिए लोभ करता रहता हूं। मैं बहुत लोभी किस्म का इंसान हूं, है ना? तो लोभ का हमारा हो जाता है उल्टा क्या? संतोष। विपन्न, विपन्न शब्द आ जाएगा तो आपको पता नहीं पड़ेगा, लेकिन संपन्न शब्द आ जाएगा तो संपन्न शब्द आपने पढ़ा है। संपन्न का मतलब होता है सारे सुख तुमको प्राप्त है, सारे सुख, सारी चीजें तुमको प्राप्त है, सारे ऐशो और आराम तुमको प्राप्त है। तुम संपन्न हो, धन से, तन से, मन से, संतान से, हर चीज से अगर आप संपन्न हैं तो आप, जो वर्ड यूज किया जाता है, अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है, अगर आपके जीवन में सुख शांति है, अगर आपके पास बहुत सारा, मतलब बोल सकते हैं जितनी भी चीजें होती हैं यूज में एक इंसान की, वो सारी चीजें अगर आपके पास है, संतान है, संतान भी योग्य है, और सारी चीजें आपके पास ऐसी है जो होना चाहिए एक मनुष्य के पास, तो वो संपन्न कहलाता है ना? संपन्न का जो हमारा विपरीत अर्थ होता है वो होता है विपन्न। विपन्न का मतलब हो सकता है कि वो, मतलब विपन्न का मतलब उसके पास ऐसा नहीं है कि लाइक हम उसको संपन्न बोल सकें, यानी कि उसके पास सारी चीजें नहीं है जो एक्चुअल में एक चीज होना चाहिए, है ना? तो संपन्न और विपन्न का तुमको मतलब पता चल गया है कि क्या होता है। तो ये विपरीतार्थ हमारे कुछ इस तरह से होते हैं, कुछ कुछ एग्जांपल मैंने आज लिए हैं, है ना? ओके, नाउ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये दोनों ही चीजें एक सी होती हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कुछ हमें पूरा एक वाक्य दिया होता है, कुछ शब्द दिए गए होते हैं, सेंटेंस दिया गया होता है, उसका हमें छोटा फॉर्म निकालना पड़ता है, उसके लिए एक पर्टिकुलर शब्द देना पड़ता है जो तरह तरह के रूप बना सके, जो तरह तरह के रूप बना सके। मतलब आज अगर मैं क्लास में तुम्हारे सामने बैठा हूं तो मैं बहुत मीठे तरीके से बात कर रहा हूं, लेकिन पीछे ही मैं लोगों को ठग रहा हूं, पीछे से ही मैं लोगों को बुरा बोल रहा हूं, उनके लिए कुछ ना कुछ उनकी टांग खींच रहा हूं, है ना? तो ऐसे लोग होते हैं बहरूपिया। ऐसे लोग क्या होते हैं? बहरूपिया होते हैं, है ना? बहरूपिया हम लोग बोलते हैं, लेकिन बहरूपिया बोला नहीं जाता इनको, इनको बोला जाता है बहुरूपिया। बहु मतलब बहुत सारे, रूपिया मतलब रूप होते हैं इनके, बहुरूपिया।
समझ में आ रहा है? बहु मतलब देखो, बहु मतलब एक से ज्यादा। बहुवचन हम किस चीज में लगाते हैं? जिसमें वचन जो है वो ज्यादा हो, एक से ज्यादा चीजों में बहु लगाते हैं ना हम लोग। सो दिस इज बहु रूपिया। इसके बहुत सारे रूप हैं, ये दिखाता कुछ और है लेकिन है ये कुछ और, हालांकि मैं ऐसा नहीं हूं, है ना। चलो, कम बोलने वाला होता है मितभाषी। वो जो कम बोलता है वो होता है मितभाषी। जो किसी की ओर से बोले, अगर मैं आपकी तरफ से अगर किसी चीज के लिए बोल रहा हूं, आज अगर आपका एग्जाम डिले हो रहा है और मैं इधर पे यूट्यूब सेशन लेके आ जाऊं और उसमें बोलूं कि यार हैशटैग दिस दिस दिस, बैंक वालों सुन लो आज मेरी बात, एग्जाम नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, कल से चक्का जाम होगा, तो मैं कौन हूं? मैं प्रवक्ता हूं। मैं आपकी बातों को दुनिया के सामने रख रहा हूं, ठीक है। तो मैं आप प्रवक्ता हो जाऊंगा, क्योंकि आप जो चीज नहीं बोल सकते, आपकी चीजों को मैं वहां पे लाके बोलता हूं। जस्ट लाइक मीडिया वाले, सरकार डायरेक्ट आके नहीं बोलती है, प्रवक्ता बोलता है। ओके, आगे देखो। दो बातों या कामों में से एक, दो बातों में से कोई एक, या किसी दो कामों में से कोई एक, या दो से ज्यादा चीजों में से कोई एक अगर तुम बोलना चाहते हो तो उनको बोलते हैं वैकल्पिक। जो हमारे पास ये जो क्वेश्चन आते हैं ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इनको वैकल्पिक क्वेश्चंस भी हम लोग बोलते हैं, वैकल्पिक प्रश्न बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमारे पास वैकल्पिक यानी कि कुछ विकल्प होते हैं हमारे पास जिनको हम चुन सकते हैं। तो दो बातों या कामों में से एक को हम लोग बोलते हैं वैकल्पिक, बुझे। तो ये हमारे हो गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, कुछ मैंने उदाहरण ले लिए इधर पे, बहुत सारी चीजें तो नहीं ली। अब आ जाते हैं वाक्यांशों को उचित क्रम में सजाना। अब वाक्यांशों को उचित क्रम में कैसे सजाया जाता है? जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, पैराजंबल होता है ये, और कुछ नहीं होता है, ये पैराजंबल होता है हमारा। ओके, पैराजंबल होता है ये। अब इसमें क्या दिया गया होता है, ये पहला वाला सेंटेंस फिक्स है और ये छठवां वाला जो सेंटेंस है ये भी फिक्स है। अब इनके अलावा जो फिक्स नहीं है हमारे पास वो है या, रा, ला, वा। ये हमको जंबल्ड करना है, ये ऊपर नीचे क्या करना है, उचित क्रम में इनको सजाना है। ये वाक्यांशों यानी वाक्यों का अंश है ये, है ना। या वाक्य के अंशों यानी ये पूरे कुछ ना कुछ वाक्य होंगे, उनके ये अंश हैं। तो इनको हमें सही रूप में क्या करना है, सजाना है, एक उचित क्रम में हमें इसे सजाना है। तो इसे कैसे सजाएंगे? अब पहला वाला जो हमारा वाक्य है ये तो हमारा हो गया फिक्स, और वो फिक्स हो गया तो वहीं से हमारी पूरी कहानी चालू होगी और वहां से हम इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो पहला वाक्य हमसे क्या कहता है, सभ्यता और संस्कृति के विकास में धर्म और विज्ञान का ही हाथ रहता है। पहला जो वाक्य है उसने एक स्टोरी बता दी। किस चीज की स्टोरी बता दी? उसने बताया कि सभ्यता और संस्कृति के विकास में धर्म और विज्ञान का ही हाथ रहता है। इसने बात की है सभ्यता की और संस्कृति की, और उसको इसने सेटिस्फाई कर दिया किस वर्ड से? धर्म और विज्ञान से। समझ में आ रहा है? यानी सभ्यता और संस्कृति का विकास जब तक नहीं होगा जब तक हमारे यहाँ पे धर्म और विज्ञान नहीं होगा। अगर धर्म और विज्ञान है तो सभ्यता और संस्कृति का विकास होता रहेगा। समझ में आया? इस सेंटेंस ने ये मीनिंग दे दी हमको, सभ्यता और संस्कृति के बारे में पूरा का पूरा सेटिस्फाई करा दिया उसे धर्म और विज्ञान से। समझ में आया? अब आगे पढ़ो, इसके आगे जो वाक्य होगा वो वाक्य क्या आएगा? क्या आएगा वाक्य? विज्ञान प्रकृति को जीतता है। अच्छा, यहां पे विज्ञान की बात कर रहा है वो। अगला देखो, धर्म, सत्य, अहिंसा, परोपकार आदि से मन को जीतता है। यहां पे बात हो रही है सिर्फ विज्ञान की और यहां पे बात हो रही है सिर्फ धर्म की। अब इसके आगे अगर मुझे कोई वाक्य जोड़ना है, वो वाक्य या होगा या फिर रा होगा, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते। पूछो क्यों? क्योंकि अगर मैं या जोड़ता हूं ना तो विज्ञान प्रकृति को जीतता है, सही बात है, फिट हो सकता है। यहां पे सभ्यता और संस्कृति के विकास में धर्म और विज्ञान का ही हाथ रहता है, विज्ञान प्रकृति को जीतता है, धर्म, सत्य, अहिंसा, परोपकार आदि से मन को जीतता है। अच्छा तो लग रहा है, दोनों ही सही लग रहा है। लेकिन हम ऐसा भी तो लगा सकते हैं कि सभ्यता और संस्कृति के विकास में धर्म और विज्ञान का ही हाथ रहता है, धर्म, सत्य, अहिंसा, परोपकार आदि से मन को जीता है, उसके बाद विज्ञान प्रकृति को जीतता है। हम या के बाद रा भी लगा सकते हैं और रा के बाद या भी लगा सकते हैं। ये चीज आपको समझ में आ रही है और कोई बुराई नहीं है इसमें। हम रा के बाद या भी लगा सकते हैं, या के बाद रा भी लगा सकते हैं, और इसमें कोई भी बुराई नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या है? हम किसे लगाएंगे? हम उस चीज को लगाएंगे जिसमें इन दोनों की बात हो रही होगी। तो दोनों की क्या बात हो रही है? अब हमारे पास या और रा के अलावा ला और वा भी है,
तो वा को पढ़ते हैं। इसलिए यदि धर्म और विज्ञान मिल जाते हैं तो हम संकुचित विचारधारा को छोड़कर समस्त संसार को अपना समझने लगेंगे। अब संसार की तो बात ही नहीं हुई थी, कुछ संसार की बात नहीं हुई है, संसार में जो संकुचित विचारधारा है उनकी बात नहीं हुई है, तो हम कैसे समझने लगेंगे? इसके बाद ये वर्ड नहीं आएगा। अभी तक तो सिर्फ सभ्यता संस्कृति की बात हुई थी, धर्म विज्ञान की बात हुई थी, तो इन्हीं की बात करो पहले। तो धर्म ने मनुष्य के मन का सुधार किया है और विज्ञान ने संस्कृति को जीता है। इस सेंटेंस में, इस वाक्य में धर्म और विज्ञान दोनों की बात हो रही है, इसलिए सबसे पहले हम ये वाला वर्ड लगाएंगे, ये वाला सेंटेंस लगाएंगे। यानी पहले नंबर के बाद सबसे पहले आ जाएगा ला, क्योंकि उसमें धर्म और विज्ञान दोनों की बातें की गई हैं कि धर्म ने मनुष्य के मन का सुधार किया है और विज्ञान ने संस्कृति को जीता है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं इन दोनों की। अब जब धर्म ने मनुष्य के मन का सुधार कर दिया और विज्ञान ने संस्कृति को जब जीत लिया या जीता है, तो अब फिर से धर्म की बात होगी, क्योंकि धर्म, सत्य, अहिंसा, परोपकार आदि से मन जीतता है। इसने मन के सुधार तो कर दिया, अब ये सुधार कैसे किया? क्योंकि धर्म दिस आदि से मन को जीतता है, यानी कि रा। क्यों? क्योंकि पहले इस ला वाले वाक्य में धर्म की बात हुई है, फिर विज्ञान की बात हुई है। तो अब तुम्हें धर्म को वेरीफाई करना पड़ेगा कि ये मन का जो सुधार कर रहा है क्यों कर रहा है? क्योंकि धर्म, सत्य, अहिंसा, परोपकार आदि से मन को जीतता है। फिर उसके बाद विज्ञान को वेरीफाई करो, विज्ञान प्रकृति को जीतता है, यानी कि इसके बाद आ जाएगा या, यानी ला, रा, या और फिर वा। अब जैसे ही ये मन जीत लिया और प्रकृति जीत ली ना इन्होंने, अब आता है यदि धर्म। इसलिए यदि धर्म और विज्ञान मिल जाते हैं तो हम संकुचित विचारधारा को छोड़कर समस्त संसार को अपना समझने लगेंगे। दिस इज द कंक्लूडिव लाइन। अगला देखो, इस संदर्भ में सभ्यता और संस्कृति से मानव का विकास होता है। यानी ये वाला देख लो कहां पे सीक्वेंस, ये रहा भाई, ऑप्शन नंबर 4 ऐसे पकड़ा जाता है। इसलिए हिंदी उतना सरल नहीं है जितना सरल शायद हम समझते हैं, लेकिन हिंदी को सही तरीके से बैठाना, ये चीज सीख गए ना, तो फिर भाई सुधार हो जाएगा तुम्हारे मन का। ओके मैं देखो यहां पे आप लोगों को बिल्कुल भी डिमोटिवेट करने नहीं आया हूं, लेकिन एक सच्चाई बताने भी आया हूं कि ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे और इस तरीके से पढ़ेंगे। इसलिए मैं पाठ्यक्रम स्ट्रेटेजी तैयारी के अलावा ये चीज भी करा रहा हूं आपको। अदरवाइज मैं पाठ्यक्रम स्ट्रेटेजी यानी कि रणनीति और तैयारी करके चला जाता कि भाई ये कर लेना, कैसे कर लेना, मैं क्या कराऊंगा वो भी तो बता दूं। मैं तुमको ये सारी चीजें कुछ इस तरह से कराऊंगा। और अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं ना, हालांकि ये पेड क्लास में लाइव चल रहा है, अभी आप लोग तो पेड में ही बैठे हो, लेकिन YouTube पे जो भी ये देखेगा ना वीडियो, मैं आपको बता दूं ये YouTube पे डालूंगा क्योंकि मैं, तो भाई अगर सच में करना चाहते हो ना तो आ जाना भाई, और नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं। अब देखो, अब आ गई रिक्त स्थानों की पूर्ति। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति क्या, एक एग्जांपल मैंने लिया है। भारत में खेती और खेतीहर दोनों संकट के, मत पढ़ो ऑप्शन, अभी हाल पता कर लोगे तुम, दोनों संकट के समय से गुजर रहे हैं। अब एक एक करके सेटिस्फाई करते हैं। दोनों संकट के व्यवधान से गुजर रहे हैं। व्यवधान का मतलब क्या होता है? व्यवधान का मतलब किसी चीज का बंदोबस्त, व्यवधान से गुजर रहे हैं, पॉजिटिव वर्ड है ये तो। संकट के बाद एक नेगेटिव वर्ड आना, एक नकारात्मक शब्द आएगा इधर पे, तो व्यवधान हमारा आंसर नहीं हो सकता। रोग से निपट रहे हैं, खेती को रोग होता है क्या? नहीं भाई, हालांकि नकारात्मक शब्द है ये, लेकिन इधर पे इस चीज में ये एप्रोप्रिएट नहीं है, ये पर्याप्त शब्द नहीं है यहाँ पे, तो ये भी गया। निदान से गुजर रहे हैं, निदान का मतलब होता है किसी समस्या से छुटकारा पाना, निदान से नहीं गुजर रहे, मजे से गुजर रहे हैं। मतलब भारत की खेती और खेती हर दोनों संकट के मजे से गुजर रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं हुआ, कोई मतलब नहीं हुआ। अब आ गया हमारा कि संकट के दौर से गुजर रहे हैं, ये वर्ड देखो सूट कर रहा है, बिल्कुल पूरा सटीक सूट कर रहा है ये। ओके चलो भाई अगला देखो, अनुच्छेद में रिक्त स्थानों की पूर्ति। अब मैं इसको चाहता तो इसके ऑप्शन ले लेता, बिकॉज 7 इधर पे ब्लैंक्स हैं, तो 7 ब्लैंक्स हमारे आ जाएंगे, इसमें 7 क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं। मैंने इसके ऑप्शन नहीं लिया, मैंने ऑप्शन नहीं लिया इसके, लेकिन तब भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मुझे ये बताना था कि अनुच्छेद में रिक्त स्थानों की पूर्ति का जो क्वेश्चन है, जो फर्स्ट टाइम हिंदी पढ़ रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि किस टाइप से आते हैं, है ना। चलो, वैज्ञानिक चिंतन पद्धति। अब ये पद्धति है, अब ये नहीं बोलना कि इनको लिखना नहीं आता, ये पद्धति है कि आरंभ होने से पूर्व
सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण तथा धूमकेतु डैश का सूचक माने जाते थे। अब यहां पे तुमको ऑप्शन दिए गए होंगे पहले ब्लैंक के लिए। अब पहले ब्लैंक के लिए ऑप्शन ए, बी या फिर आ बा सा दा या फिर तुम्हारा क ख ग घ ण, है ना, क ख ग घ ण, ये आपको 5 ऑप्शन दे दिए इधर पे, ठीक है। तो यहां पे अब पहले ब्लैंक के लिए यहां पे दिया गया होगा कि वैज्ञानिक चिंतन पद्धति के आरंभ होने से पूर्व सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण तथा धूमकेतु डैश का सूचक माने जाते थे। अब डैश का सूचक यानी पहला हो जाएगा बीमारी का सूचक माने जाते थे, अंधविश्वास का सूचक माने जाते थे, अंधविश्वास का सूचक माने जाते थे, है ना, तबाही का सूचक माने जाते थे, ओके, लाभ का सूचक माने जाते थे, और तुम्हारा और क्या बोल सकता हूं मैं, चलो इसमें से बोल सकता हूं उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है, ये नन ऑफ दीज हो गया। तो अब सोचो थोड़ा सा, अगर मैंने ये सारे दिए हैं वर्ड यहां पे पहले ब्लैंक के लिए, तो क्या हो सकता है? वैज्ञानिक चिंतन पद्धति के आरंभ से पहले या पूर्व सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण तथा धूमकेतु बीमारी का सूचक माने जाते थे। बीमारी का सूचक, अब ये चीज हमें लग तो रही है सही है, लेकिन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती थी। अंधविश्वास का सूचक माने जाते थे, ये भी हो सकती है। तबाही का सूचक माने जाते थे, ये भी हो सकता है। लाभ का सूचक माने जाते थे, ये भी हो सकता है, क्योंकि जब तक वैज्ञानिक पद्धति नहीं थी तो होता है ना कि धूमकेतु, धूमकेतु मतलब पुच्छल तारा टूटा, हमने मांग लिया क्या, चमत्कार, भगवान मेरी ये विश पूरी कर दो, है ना। चंद्र ग्रहण आ गया, अरे बाहर मत निकलो, बाहर मत निकलो, आंखें अंधी हो जाएंगी, अंधविश्वास हो गया। सूर्य ग्रहण आ गया, चंद्र ग्रहण में बाहर नहीं जाया जाता है, पूजा नहीं की जाती है, अंधविश्वास ही तो है। वैज्ञानिकों ने बताया ना कि ऐसा क्यों होता है, विज्ञान पढ़ा नहीं है, तो एक अंधविश्वास है। बाहर मत जाओ, सूर्य ग्रहण में बीमारी हो जाएगी, ये वाली रेज निकलती है, वो वाली रेज निकलती है, पता कुछ नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिक पद्धति थी नहीं उस समय, उसके पहले की बात हो रही है, तब तक तो तुम्हें पता ही नहीं था रेज निकलती है। तो ये सारे ही हमें अच्छे लग रहे हैं यार। चंद्र ग्रहण में या धूमकेतु आ जाए ना, तो हाथ पे वो रख के या फिर ऊपर देख के आंख बंद करके मांग लिया करो, भगवान मुझे ये मिल जाए, भगवान मुझे मिल जाए, भगवान मेरे पास कॉल आ जाए, उसका काफी दिनों से बात नहीं हुई और का कॉल आ भी जाए, तो फिर तुमको लगता है हाँ यार, तो ये चीज है। तो ये अंधविश्वास, लाभ, तबाही, बीमारी सारे सेटिस्फाई हो रहे हैं इधर पे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जादू टोनों को बीमारी का कारण माना जाता था और फसलों के नष्ट होने या ना उगने के लिए डैश और राक्षसों को डैक्स ठहराया जाता था। मतलब जादू टोनों को बीमारी का कारण माना जाता था, यानी इन चीजों को बीमारी का कारण नहीं माना जाता था, इनको बीमारी का सूचक नहीं माना जाता था। और फसलों के नष्ट होने या ना उगने के लिए डैश देवताओं और राक्षसों को डैश ठहराया जाता था। अब डैश यानी कि यहां पे जिम्मेदार ठहराया जाता था, यहां पे तो जिम्मेदारी दिख रहा है मुझे वर्ड, लेकिन किस चीज के लिए? फर्स्ट अगर नष्ट हो रही है या नहीं उग रही है तो भगवान को डैश ठहराया जाता था। यानी अगर यहाँ पे भगवान की अगर यहाँ पे चीज हो रही है तो भगवान यानी कहीं ना कहीं एक तरह से अंधविश्वास के रूप में। विज्ञान के पहले अंधविश्वास बहुत था, विज्ञान के बाद अंधविश्वास कम हुआ है। चप्पल उल्टी हो गई, सीधी कर दो, नहीं तो कुछ गलत होने वाला है। बिल्ली रास्ता काट गई, अभी मत जाना, इनने छींक दिया, अभी मत जाना। विज्ञान के पहले ये सारी चीजें काफी अंधविश्वास से थी। तो फसल नहीं उग रही है या जो भी हो रहा है तो अंधविश्वास इसे सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ये भी नहीं हो सकता है। यानी विज्ञान के पहले, वैज्ञानिकों के चिंतन के पहले जो पूर्व सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण या धूमकेतु होते थे वो तबाही का सूचक होते थे। वो किसका सूचक होते थे? तबाही का सूचक होते थे। समझ में आ रहा है? अब ये जो है ना, ये मैंने जस्ट ये वाला वर्ड पढ़ा था और ये देवताओं वाला वर्ड पढ़ा था, मैंने ऑप्शन बना दी थी। अब ये एक्चुअल ऑप्शन है या नहीं है, बट हाँ सेटिस्फाई करके मैंने बताया। ये जस्ट यहां से यहां तक पढ़ के तुम नहीं पता कर सकते कि पहले नंबर पे क्या आएगा, तुम्हें थोड़ा सा उसके आगे पढ़ना पड़ेगा कि यहाँ पे सूर्यग्रहण, चंद्रग्रहण, धूमकेतु की बात हो रही है, यहाँ पे जादू टोने की बात हो रही है एक अलग चीज की, यहाँ पे देवताओं और राक्षसों की बात हो रही है, और यहाँ पे कुछ लोगों का विश्वास था कि नर बलि से युद्ध में विजय की प्राप्ति होती है। तो यहाँ भी एक अंधविश्वासी है ना, नर बलि, है ना। भूमि की डैश शक्ति और स्त्रियों की जनन क्षमता में वृद्धि होती है, किस चीज से? आज भी कुछ डैश और अंधविश्वासी लोग मानते हैं कि पागलपन का कारण परमात्मा है, प्रतात्मा है, सॉरी प्रतात्मा, प्रेत आत्मा का मतलब, सॉरी ये प्रेत आत्मा है। प्रेत आत्मा का मतलब कि पुरानी आत्मा इस पे लग गई, है ना, पुरानी मतलब एक आत्मा इस पे लग गई, भूत चढ़ गया इस पे, तो ये पागल हो गया। अभी भी ये लोग मानते हैं। इससे पीड़ित रोगियों को डैश दी जाती है ताकि भूत प्रेत उन्हें छोड़कर भाग जाएं। अब डैश क्या दी जाती है? सलाह हो सकता है, या जानकारी हो सकता है, या दवाई हो सकता है, या भभूति हो सकती है, कुछ भी हो सकता है।
समझ रहे हो? तो ये पूरा हमारा बनेगा 7 ब्लैंक्स का एक हमारा पूरा का पूरा अनुच्छेद, और जब हम इसे पढ़ेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे। आज तो सिर्फ मैं डेप्थ में बता रहा हूं कि क्या क्या कैसी कैसी चीजें आती हैं और कैसे की जाती हैं इसे। ठीक है, नेक्स्ट अगला है हमारा मुहावरे एंड लोकोक्तियां। अब मुहावरे क्या, तारे गिनना। अब ऐसा नहीं कि तारे गिन गिन याद तो मेरी मैं तड़पाता जाता था, ऐसा नहीं भाई। तारे गिनना का मतलब क्या होता है, किसी चीज, अब मैं रात में लेटा हूं और तारे गिनना हूं। तारे क्यों गिनना हूं भाई, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं। ऑप्शन देखते हैं भैया, समझ में आ जाएगा। आसमान में देखना, इसलिए तारे गिनने हो। तारे गिनने का मतलब, तारे गिनना मुहावरे का अर्थ क्या है, आसमान में देखना नहीं भाई, ये इसका मुहावरे का अर्थ नहीं है। फिर क्या है, गिनती करना। गिनती कर रहे हो तो तारे, अगर कोई गिन रहा है इंसान तो वो गिनती कर रहा है, नहीं भाई। बेचैनी से प्रतीक्षा करना, ये हो सकता है। या फिर प्रभावित होना, किससे प्रभावित हो गए, आसमान से, तारों से, किससे प्रभावित हो गए, ये भी नहीं हो सकता, यानी इसका आंसर ये होगा। तो अगर हमें वो चीज याद भी नहीं है तब भी तुम बता सकते हो ना। इस मुहावरे को तुमने इससे पहले कभी पढ़ा था क्या, नहीं पढ़ा था, लेकिन तब भी आंसर बताया ना, बताओ। चलो अब आगे देखो, मुंह पीला पड़ना, मुहावरे का अर्थ क्या है, मुंह पीला पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है, लज्जित होना। देखो जब भी कोई लज्जित होता है ना इंसान, तो उसका मुंह पीला नहीं होता है, उसका मुंह लाल होता है शर्म के मारे। मुंह झुकना, लज्जित होना, है ना, या बेइज्जत होना। तो मुंह पीला नहीं होता है लज्जित होते में। भयभीत होना, हाँ, मुंह पीला, भयभीत, डर के मारे कांप रहे हैं, कांप रहे हैं, पसीना छोड़ दी बॉडी ने, डर गए, भय आ गया, पसीना छोड़ दिया, पसीना छोड़ दिया तो बॉडी लाल तो नहीं हो सकती, पीली हो सकती है, पीली हो सकती है, यानी कि दिस। नाराज होना, नाराज होने में मुंह पीला नहीं, नाराज होना नहीं होता इसका। रंग बदलना, रंग बदलना भी नहीं होगा, इसका आंसर है भयभीत होना, मुंह पीला पड़ना, भयभीत होना। अब एक्चुअल में ये इसका मतलब नहीं निकाल सकते हम, ये हमें याद करना पड़ेगा। यानी पहले क्वेश्चन से हमने मतलब निकाल के किया, बट इसे हमें याद करना पड़ेगा। यानी कुछ चीजें मुहावरे एंड लोकोक्तियां में ऐसी होंगी जिन्हें हमें याद करना ही पड़ेगा। अब जैसे पापड़ बेलना, यार मैंने तो यार आरआरबी पीओ में सिलेक्शन लेने के लिए बहुत पापड़ बेले, बहुत ज्यादा पापड़ बेले। अच्छा, कार्य करना, तैयारी करना, तैयारी करना को पापड़ बेलना कहते हैं क्या? मैंने बहुत ज्यादा तैयारी करी, ना 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 ना, मैंने बहुत ज्यादा कठिनाइयों से वहां तक पहुंचा हूं, मैंने बहुत पापड़ बेले, है ना। उसका नंबर लेने के लिए भाई मैंने 9वीं क्लास में बहुत पापड़ बेले। पापा ने पकड़ लिया था मुझे, उसके भाई ने भी बहुत मारा मुझे, उसके पापा ने भी मुझे बहुत मारा। तो मतलब मैंने पापड़ मेले किसके लिए, नंबर लेने के लिए। तो यानी कि मैंने क्या किया, विषम परिस्थितियों से मैं गुजरा हूं, तब जाके उसका नंबर मिला है। समझ रहे हो? तो यानी कि इसका काम जो है, मतलब जो बाकी ऑप्शन है उसका देख लेता हूं। कार्य करना नहीं होगा, तैयारी करना नहीं होगा, गिनती करना नहीं होगा, तो हमारा इसका क्या होगा, विषम परिस्थितियों से गुजरना होगा। ऋतिक को फिर भी नहीं मिला। अच्छा, ऋतिक की स्टोरी थी क्या? अरे यार, ऋतिक की स्टोरी लीक हो गई, चलो कोई बात नहीं। चलो अब आ जाते हैं आगे। आगे हमारे पास अपठित। अब सारे तुमको अपठित लिखना नहीं आता, तुम क्या पढ़ाओगे हिंदी भाई, ये फॉन्ट का दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने लिख दिया। देखो अपठित गद्यांश, और गद्यांश भी हमारा ऐसे लिखा जाता है, ठीक, टेंशन ना लो। ओके, चलो तो अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश में क्या होता है मैंने आपको बताया, इसको मैंने लिया नहीं है लेकिन मैं बता देता हूं। एक पूरा हमारे पास पैराग्राफ होगा, जिसको हम लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बोलते हैं इंग्लिश में। ये पूरा पैराग्राफ होगा, इसको हमें पढ़ना है, और इसके क्वेश्चन वैसे ही होते हैं जैसे इंग्लिश में होते हैं। हो सकता है वो इसमें भाव पूछ ले आपसे, क्या भाव है इधर पे, लेखक का भाव क्या है, या कोई भी अगर स्टोरी चल रही है तो राजा दशरथ का श्री राम से क्या रिश्ता है, राजा दशरथ के राजा दशरथ और पृथ्वीराज चौहान की कहानी चल गई, मान के चलो, राजा दशरथ और पृथ्वीराज चौहान की कहानी को एक चीज लिंक करती है, बताओ क्या करती है? चलो एक क्वेश्चन ऐसी जनरल नॉलेज वाला पूछ लिया। राजा दशरथ को श्री राम के जो पिताजी थे और सम्राट पृथ्वीराज चौहान को एक चीज कनेक्ट करती है, और वो चीज क्या है? उन दोनों के ही पास सिर्फ एक कला थी, और वो कला किसी के पास नहीं थी। वचन, अरे वचन नहीं, उन्हीं दोनों के पास एक कला थी, और वो पूरे भारतवर्ष में किसी के पास नहीं थी, और वो था शब्द भेदी बाण। शब्द भेदी बाण चलाना, उनको शब्द भेदी बाण चलाने आते थे, मतलब शब्द भेदी। चंद्र बरदाई ने लास्ट में जब वो उनकी आंखें फोड़ दी गई थी,
मोहम्मद गौरी ने जब उनकी आंखें फोड़ दी थी तो चंद्रवरदाई ने उनको एक कहानी सुनाई थी। मतलब चंद्रवरदाई जो थे वो उनके कवि थे, वो उनको कविता सुना रहे थे। 4 बांस 24 गज, चंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। तो इन कविता की लाइन से ही उनको पता पड़ गया था कि मोहम्मद गौरी कहां है, जबकि वो अंधे हो चुके थे। तो इसको बोलते हैं शब्द भेदी बाण चलाना। शब्द भेदी बाण की उनको कला थी और उन्होंने पूरा जो जो चंद्रबरदाई बोल रहे थे उस तरह से अपना धनुष ताना, बाण खींचा और सीधा मारा उनके तो मोहम्मद गौरी के गला माथे पे। और यही सेम जो कला थी ये दशरथ राजा दशरथ के पास भी थी। तो ये चीजें इन दोनों को कनेक्ट करती थी। ठीक है, ओके। तो शब्द भेदी बाण चलाने का मतलब होता है कि उनको वो कला थी जो शब्दों से डायरेक्शन पता कर ले। ओके ओके, नाउ ये हो गई हमारी सारी चीजें। और इसके बाद जो चीज है वो मैं आपको बता देता हूं कि कहां से पढ़ना है। तो अभी तक हमने ये सारी चीजें क्या करी हैं कि क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है और इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, कहां से पढ़ना है। सबसे पहले तो आपकी जो ये पेड क्लासेस रहेंगी डेली वो आपको करना है। पेड क्लासेस डेली या जो भी जिस भी हिसाब से रहेंगी। मैं यहाँ पे कुछ ई बुक्स दूंगा आपको पीडीएफ की, कुछ ई बुक्स दूंगा प्रैक्टिस पीडीएफ की वीकली, वो करना है आपको। और इसके अलावा आप खुद से क्या कर सकते हो वो मैं बताता हूं। इसके अलावा आप खुद से क्या कर सकते हो, इसके अलावा आप जो भी मॉक टेस्ट सीरीज कर रहे हो ना, ध्यान से सुनिएगा, हिंदी के लिए जरूर से जरूर उसमें सेक्शनल लगाते रहना। लेकिन ये कब कब लगाओगे ये चीज मैं तुमको बताऊंगा, ये कब लगाना है कैसे लगाना है ये चीज मैं तुमको बता दूंगा। ठीक है, कुछ मैं एप्स भी तुमको बता दूंगा। अब ये वीडियो यूट्यूब पे डलना है नहीं तो मैं यहीं पे बता देता। अब ये यूट्यूब पे वीडियो डलना है मैं बता दूंगा तो वो सारे लोग भी कर लेंगे। तो ये चीजें मैं आपको क्लास में बताऊंगा जब एक्चुअल में क्लासेस हमारी हिंदी की चालू हो जाएंगी। ठीक है, कुछ हमारे पास एप्स हैं वहां से आप लोग उस चीज को प्रैक्टिस कर सकते हो डेली तौर पे, है ना। तो वो चीजें भी बता दूंगा मैं। तो कहां से पढ़ना है ये चीजें हमारा थोड़ा सा टॉप सीक्रेट, ये छोटा सा टॉप सीक्रेट, हालांकि टॉप सीक्रेट नहीं है। यहां से आपको पेड में डेली क्लासेस मिलेंगी, आपको ई बुक्स मिलेंगी, मॉक आप लगा सकते हो। तो यहां से आप ये सारी चीजें कर सकते हो और बाकी जो है वो मैं क्लासेस में ही बताऊंगा अपनी। ठीक है, रणनीति क्या रहना चाहिए। अब रणनीति क्या रहना चाहिए, देखो अब आई डोंट थिंक लाइक इस चीज की तुम्हें जरूरत है कि रणनीति क्या रहना चाहिए, क्योंकि जितनी भी चीजें अभी तक हमने करी है वही हमारी रणनीति है। रणनीति ये होना चाहिए हमारी कि हमें ये सारी चीजें सिर्फ खत्म नहीं करना है, ये सारी चीजें हमें सीखना है, ये सारी चीजें हमें सीखना है। और जब जब हम बीच बीच में चीजें सीखेंगे ना तो हमको पता पड़ेगा कि यार ये चीज की जरूरत आ गई। अब जब हम वो वर्तनी शुद्धिकरण कर रहे थे तो उसमें हमें क्या पता पड़ा था कि मात्राओं की जरूरत है, मात्राएं आना चाहिए, हमें ध्वनि का ज्ञान होना चाहिए। तो रणनीति ये होना चाहिए कि वहां पे अगर हम कुछ भी लेके जा रहे हैं तो हम किस चीज में स्ट्रांग हो चुके हैं पढ़ते पढ़ते, हम किस चीज में स्ट्रांग हो चुके हैं पढ़ते पढ़ते। क्या मैं अपने वोकैब वाले पार्ट में स्ट्रांग हूं या रीडिंग वाले पार्ट में स्ट्रांग हूं, क्योंकि होती है। क्या मैं अपने जो वर्तनी शुद्धिकरण और जो तुम्हारा अनेकार्थी उसमें से छांटना पड़ेगा हमें कि हम किस चीज में बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं। क्या मैं अपने अनुच्छेद वाले में, रिक्त स्थान वाले में, उन सब चीजों में स्ट्रांग हो चुका हूं। अगर हाँ तो आप अपने स्ट्रांग जोन वालों को अलग करोगे, वीकेस्ट जोन वाले आपकी जो चीजें हैं उसे अलग करोगे, जो भी वीकेस्ट टॉपिक है आपके उसे अलग करोगे और स्ट्रांग वाले अलग करोगे। इन दोनों को सेपरेट करने के बाद ही आपको एक रणनीति दिखेगी और वो रणनीति ये दिखेगी कि जो हमारे बहुत अच्छे टॉपिक हो चुके हैं उनको हमें और बेहतर करना है और जो हमारे बिल्कुल अभी बेकार चल रहे हैं, एवरेज बिलो एवरेज चल रहे हैं, उनको हमें थोड़ा सा ऊपर उठा के लाना है। तब हमारी पूरी तैयारी हो जाएगी बैलेंस, तब जाके हमारी रणनीति बनेगी बहुत सॉलिड। तो एक्चुअल में हम स्टार्टिंग में पहले ही दिन रणनीति नहीं बना सकते ना यार, रणनीति बनती है हमें वहां पे जाके करना क्या है, कैसे, तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा ना पहले, तब तो हमारी रणनीति बनेगी ना यार। लेकिन मैंने बता दिया कि रणनीति बनेगी कैसे, ये सबको अपने हिसाब से करना है, क्योंकि हिंदी एक भाषा है, हिंदी कोई एक सब्जेक्ट नहीं है। और भाषा की रणनीति आपकी खुद की होना चाहिए। मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूं, पढ़ा सकता हूं, वो टॉपिक समझा सकता हूं, लेकिन आपको कितना अच्छे से समझ में आ रहा है ये आपके दिमाग को पता है। मुझे तो रणनीति भी आप अपने हिसाब से बनाइएगा। फिर लास्ट में जो अटेम्प्ट करने वाली रणनीति होगी वो तो मैं बताऊंगी कैसे क्या करना है। कितनी तैयारी आवश्यक है, तैयारी इतनी आवश्यक है कि हमें खुद से फील हो जाए कि हमें चीजें आ गई हैं, हमसे गलतियां नहीं हो रही हैं। हमें चीजें देखने में ही समझ में आ जाता है कि अगर ये आवश्यक वर्ड लिखा है तो ये सही है या गलत। कितनी तैयारी आवश्यक है, अगर मैं यहां बिंदी लगा देता तो ये गलत है। तो हमें ये बारीक से बारीक चीजें पता पड़ने लगेंगी ना, तो तुमको पता पड़ना पड़ेगा हाँ यार इतनी ही तैयारी आवश्यक है, इससे ज्यादा नहीं। बुझे। तो कितनी तैयारी आवश्यक है, 2 महीने की। अब 2 महीने में कर क्या रहे हो वो कोई नहीं पूछ रहा है, हमें तो सर ये बता दो कि कितने महीने हमें पढ़ना है, बस उससे कुछ नहीं होता दोस्त, उससे कुछ नहीं होता।
हम पढ़ेंगे, हमारी जो मेन चीज है ना वो है ये पढ़ेंगे, ये देखेंगे और ये देखेंगे। उसके बाद हम लोग करेंगे जो हमारी मेन स्ट्रेटेजी होगी। जब हम लोग सारी चीजें सीख जाएंगे, यहाँ पे सारी क्लासेस हो जाएंगी, प्रैक्टिस हो जाएगी बहुत अच्छे से, पूरा मतलब सब कुछ बहुत तगड़े तरीके से जब हो जाएगा ना, तब हम एक रणनीति बनाएंगे और फिर उस रणनीति के तौर पे हम अपनी तैयारी करेंगे। और कब तक करेंगे? जितनी आवश्यक है तब तक करेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग अपनी एक फाइनल रणनीति बनाएंगे जो कि हमारे लिए बनेगी परीक्षा को देने के समय। जब हम परीक्षा देने जा रहे होंगे तब बनेगी हमारी बिल्कुल फाइनल रणनीति। ओके, तो यही था पूरी विशेषता इस पूरे क्लास की। और आई थिंक आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। सर क्या डेली थोड़े थोड़े वर्ड खुद से लिखने हैं? देखो मैं क्या कह रहा हूं, ये सारी चीजें आपकी हैं। जो भी चीज आप पढ़ोगे मैं उस क्लास में आपको सोर्स बता दूंगा, जगह बता दूंगा कहां से आपको करना है आने वाले टाइम में। आज सिर्फ हमने बात करी है, इतनी चीजें आती हैं। आज मैंने पढ़ाया कुछ नहीं है, हाँ जस्ट कुछ उदाहरण ले लिए मैंने। जिस दिन उस टॉपिक की पर्टिकुलर क्लास चलेगी उस दिन मैं आपको बता भी दूंगा कि ये चीज तुमको यहां से करना है, ये चीज आपको इतनी करना है और कितनी कर सकते हो उतनी करना है। समझ में आया? तो आज के लिए इतना ही गाइस। नाउ वी कैन से इति सिद्धम, कहानी खत्म। एंड आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज सभी लोग कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि हालांकि ये तो हो रही है क्लास प्लस में, लेकिन प्लस में कह रहा हूं, ये प्लस वाला वर्ड मेरे दिमाग से ही नहीं जाता यार। चलो, हालांकि ये क्लास तो हो रही है हमारी माइनस में, और माइनस में ये क्लास हो रही है, मतलब माइनस इज इक्वल्स टू पेड में ये हमारी क्लास हो रही है। और अगर पेड में ये क्लास हो रही है हमारी, तो मैं अपने पेड बैच का नाम माइनस रख रहा हूं भाई। माइनस मतलब बहुत छोटे से स्टूडेंट यहाँ पे सिलेक्शन लेंगे, बहुत छोटे से मतलब तुम खूब अंदाजा भी नहीं है कितने स्टूडेंट सिलेक्शन लेने वाले हैं इधर से। तुम लोग सोचोगे अरे यार यशराज माइनर, माइनर नहीं है बेटा, यहाँ से सिलेक्शन निकलेंगे ताबड़तोड़। ओके, सो यहाँ पे आपको कमेंट करना जरूरी है। कमेंट करना क्यों जरूरी है वो मैं बता देता हूँ आपको। एक बार मैं सामने आ जाऊं, थोड़ा सा मेरा मन कर रहा है, एक सेकंड रुको मैं सामने आ जाता। हाँ, तो कमेंट इसलिए करना जरूरी है क्योंकि ऑप्शन अवेलेबल है हमारे सेशन में कमेंट करने का, इसलिए जरूरी है। लाइक करने का ऑप्शन अवेलेबल है तो कर दिया करो, शेयर करने का तो कर दिया करो, और जब अवेलेबल है तो करो ना, फिर क्यों नहीं करते हो? कमेंट किया करो फटाफट से, फटाफट कर देना। अभी जैसे ये रिकॉर्डिंग देख लो कर देना फटाफट। और ये सारी चीजें मैं कराऊंगा भाई पेड क्लासेस में। ओके, तो आई थिंक हो गया भाई सब कुछ, इससे ज्यादा कुछ क्या ही है। मैं स्मार्ट लग रहा हूँ, थैंक यू सो मच। काफी देर बाद आपने देखा आई थिंक, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। ठीक है भाई, तो बस करते रहो। तो मुझे इस पर्टिकुलर वीडियो का मैं भूल जाता हूं मुझे कहना क्या है तुमसे। मैंने इतना सब कुछ पढ़ा दिया ना, मैं भूल जाता हूं लास्ट में बोला क्या जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, दिस दैट, मैं सब भूल जाता हूं क्या करना है क्या नहीं। भागने की पड़ती है फिर मुझे, कुछ नहीं करना। इस वीडियो में जो भी मैंने बताया है, अगर वो काम में है आपके, अगर वो काम आता है तो भाई कमेंट सेक्शन में बता देना, नहीं आता है तो भी बता देना। अगर करना चाहते हो अभी भी मौका है, कर लो। क्लासेस चालू हो जाएंगी 7 तारीख से। ये वीडियो डल जाएगा रात में या कल, जब भी इसकी रिकॉर्डिंग आ जाएगी मेरे पास मैं इसकी डाल दूंगा, क्योंकि ये क्लास हो रही है माइनस बैच में, और माइनस बैच की रिकॉर्डिंग मेरे को शायद थोड़ी सी देर में ही मिलेगी, तो जब भी मिलेगी मैं इसको डाल दूंगा। चलो, तो मिलते हैं फिर हम लोग अपनी क्लास में सीधा। और कल हमारी क्लास है, कल तो हमारी 12 बजे वाली भी क्लास है और बाकी काफी सारी क्लासेस हैं कल, तो कल उसमें भी मिलते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए, सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम लोग सीधे सेशन में। धन्यवाद।